हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरयू। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, क्या वैल्यू है इनकी, क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। वैसे तो हमें दो तरह की ही वीडियोस जो है वो देखने को मिलती है। एक तो होती है कि या तो वो बिल्कुल ही शॉर्टकट बताया होगा कि किस तरह से होगा, या एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई होगी। लेकिन सबसे बेसिक क्या होता है केमिस्ट्री में कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास नहीं होंगे, तब तक हमेशा ही हमें केमिस्ट्री जो है वो डिफिकल्ट लगती रहेगी। क्योंकि केमिस्ट्री से ऐसी कोई डरने वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि जब हम एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन पे अप्लाई करना जो है उसे ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जब हमने एटम के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एटम में क्या क्या होता है। प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे ये तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में जो है उस न्यूक्लियस के बाहर जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं ना, रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी। नील्स बोर जो थे उन्होंने ये मॉडल ऑफ एन एटम जो है हमारे पास दे दिया था। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दो तरह की नेचर शो कर सकते हैं, या एक पार्टिकल की तरफ बिहेव करेंगे या एक ये वेव की तरफ बिहेव करेंगे। तो क्या हुआ कि जो नील्स बोर थे उन्होंने जब एटम का मॉडल दिया तो वो एक 2 डायमेंशनल मॉडल था, यानी कि सिर्फ दो ही एक्सिस में, दो ही कोऑर्डिनेट्स में जो है हम उसे देख सकते थे। यानी कि उसकी एक एक्सिस ये दिखती थी और एक ये वाली थी, ये जो ऊपर है इसकी हाइट है और ये दिखती थी। ये जो पीछे वाली एक्सिस है ये इसे नहीं देख पाता था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो वो नहीं सॉल्व कर पा रहा था। इलेक्ट्रॉन की कैसी शेप है, क्या उसकी एनर्जी है, किस तरह से ओरिएंटेशन है उसकी, क्या उसका स्पिन है, वो सारी जो क्वेश्चंस है उसकी एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो नहीं दे पा रहा था, जबकि वो एक वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एन एटम था। तो फिर क्या हुआ कि स्क्रॉडिंजर आए, अर्विन स्क्रॉडिंजर ने 1926 में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक वेव मैकेनिक मॉडल दिया। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को जो है एक वेव की तरह ट्रीट किया, एक वेव की तरह लिया। ठीक है, वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस तरह से उसको ट्रीट किया जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस थी, और एक 3 डायमेंशनल वेव की तरह लिया। यानी कि 3 डायमेंशनल का मतलब है कि 3 डायमेंशंस में जो है वो वेव ट्रैवल करती थी। अब वो 3 डायमेंशंस कौन सी थी? एक तो ये एक्स एक्सिस थी, एक डायमेंशन ये थी, और ये जो जेड एक्सिस है ये इस तरह से है, यानी कि वो पूरी स्पेस में जो है हमारे पास वेव प्रेजेंट थी। ऐसे वो वेव जो है वो जा रही थी। ये देखो, ये 2 डायमेंशनल है, ये और यही दिख रहा है। अभी हमें आई से क्या दिख रहा है? ये पार्ट दिख रहा है और ये पार्ट दिख रहा है। जब कोई चीज 3 डायमेंशनल होती है, जब हम 3 डायमेंशनल मॉडल देखते हैं तो हम उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें दिखती है। ये भी दिखेगी, ये भी दिखेगी, और वो बैक वाली साइड भी जो है वो दिखेगी। सपोज जब हम एक क्यूब बनाते हैं तो ये क्या होती है? हमारी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है। इस तरह से बनाते हैं हम, है ना, यानी कि इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये नीचे वाला होता है, और ये दो साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये भी जो है 3 एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्स, वाई और ये वाली जेड। ये ऐसे नहीं है, ये कैसे? दरअसल ये बाहर को आ रही है, हमारी तरफ को जो है इस तरफ से जो है वो आ रही है। तो अर्विन स्क्रॉडिंजर ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक वेव की तरह ट्रीट किया, एक 3 डायमेंशनल वेव की तरह ट्रीट किया, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड थी। उन्होंने क्या किया? वेव मैकेनिक मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन का, और उसकी एक इक्वेशन दी। उसमें एक वेव फंक्शन है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हम देख लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन है। यहां से हमारे क्वांटम नंबर्स जो है वो निकल कर आते हैं। इसको हम कैसे रीड करते हैं? दिस इज डेल स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन जेड स्क्वायर। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, या फिर 3 हमारी डायमेंशंस आ गई, प्लस इसके साथ एक और प्लस लगा हुआ है, दैट इज 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ये तो पूरा कांस्टेंट है ना हमारे पास। 8 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। किसकी? इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ये भी एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स का कांस्टेंट है, एंड E माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, E एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की और V क्या थी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की। उन्होंने जो है ये एक वेव मैकेनिकल मॉडल जो है हमें दिया। जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि मान लो कि सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अराउंड हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई और जेड, लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके साथ ही हमारे पास कुछ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी हैं, आर, थीटा एंड फाई।
THETA एंड PHI फाई। इस तरह से ले लेते हैं हम। सिर्फ ये इसकी इंट्रोडक्शन है, भूमिका है कि किस तरह से हमारे पास क्वांटम नंबर्स जो है वो निकल के आए। हमारे जो फील्ड ऑफ स्टडी है, जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तीन जो लीनियर कोऑर्डिनेट्स थे उनकी वैल्यू आती है r sin थीटा cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा, जहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, r स्क्वायर के। r स्क्वायर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस है और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अर्विन स्कॉडिंजर ने ये जितनी भी स्टडी की इसको एक वेव फंक्शन की तरह ट्रीट किया, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लिया साई, ये है हमारा वेव फंक्शन, दिस इज अ वेव फंक्शन। यहाँ लिख देते हैं, इसका डबल डिफरेंशियल लिया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब इस सारे को सॉल्व किया, और किस लिए उन्होंने सॉल्व किया, इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया, लेकिन वो कैसा इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हीलियम पॉजिटिव रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है 3, 2 इलेक्ट्रॉन जब वो चला जाएगा लूज कर देगा, व्हेन इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन इट विल टर्न इनटू लिथियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो है उन्होंने ये सारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व की। जब ये सॉल्व की तो उनके पास 3 कांस्टेंट्स निकल के आए। इसको सॉल्व करने के बाद 3 कांस्टेंट्स आए उनके पास, और ये ध्यान रखना कि जो हमने स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन देखी वो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हमें बताती थी। फिर उन्होंने 3 वेव फंक्शंस जो है उनके कांस्टेंट्स की वैल्यूज आई, उन कांस्टेंट्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। वो है n, l और ml, या फिर सिंपली हम इसको m भी लिख देते हैं। ये 3 क्वांटम नंबर्स जब स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन के कांस्टेंट से आए तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी शेप और उसके ओरिएंटेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन क्वांटम नंबर्स से जो है वो हमें मिल रही थी। अब सारी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, कितने गेन हुए, कितने इन्वॉल्व हैं, ऑलराइट, सारे उसी की तरह ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, उसकी क्या एनर्जी है, कैसी शेप है उसकी, किस तरह से ओरिएंटेशन उसकी प्रेजेंट है, किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है, वो सारा हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें ये क्वांटम नंबर्स देते थे, जो कब मिले हमें, जब स्कॉडिंजर ने एक इलेक्ट्रॉन को एक 3 डायमेंशनल वेव की तरह जो है वो ट्रीट किया। अब उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि ये न्यूक्लियस है ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेरे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, इसके पास कुछ एरिया होगा। इस एरिया में जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला एरिया होगा वहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। तो ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, the area or region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum is known as an orbital। उसे हमने ऑर्बिटल का नाम जो है वो दे दिया। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, और ये हमें मिलता है साई स्क्वायर से, यानी कि जब हम उस वेव फंक्शन के, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो निकल के आती है। दूसरा हमने ये देखा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए उन्होंने ये सारा स्टडी किया, 3 कॉन्स्टेंट्स निकल के आए विच वर द फंक्शंस ऑफ दैट, ऑलराइट, वो थे 3, n, l और m। अभी n, l और m क्या है, जो n है उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है उसे कहते हैं एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, एंड लास्ट में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 कॉन्स्टेंट्स तो निकल के आ रहे थे स्कॉडिंजर की इक्वेशन से, लेकिन इसके अलावा एक और जो है हमारे पास क्वांटम नंबर था, दैट वाज स्पिन क्वांटम नंबर। ये अलग से था, इसका
इन 3 कांस्टेंट से लेना देना नहीं था, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहे हैं, एजीमुथल से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था नील्स बोर ने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स के बारे में बताता है ना। बोर ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में जो है वो घूमते हैं। ऑर्बिटल क्या ऐसा रीजन या स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जबकि ऑर्बिट क्या है, ऐसे फिक्स्ड पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, नील्स बोर ने दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये सिंपली प्रिंसिपल एनर्जी शेल्स के बारे में बताता है, यानी कि उन शेल्स के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा ये बताता है एनर्जी के बारे में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी के बारे में भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस मेरे पास प्रेजेंट है, उसके बाहर कुछ एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, इनको जो है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। जो न्यूक्लियस के सबसे पहले होगा वो होगा फर्स्ट प्रिंसिपल एनर्जी शेल, फिर होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड, फिर होगा फोर्थ एंड अप टू सो ऑन। इनको हम के एल एम एन से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट्स जो है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। कि क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है? 0 तो नहीं हो सकती। 0 का क्या मतलब होगा, किसी शेल में वो रोटेट ही नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो है रिवॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट शेल तो हमारे पास आ रहा है ना, तो एन की वैल्यू जो है हमेशा 1 से शुरू होगी। अब इस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम सकते हैं? प्रोबेबिलिटी तो है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा होगी, दूर दूर जाते कम होती जाएगी, लेकिन एन जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो हमें पता चलता है 2n² से, यानी कि n इज इक्वल टू 1। अगर मैं k ऑर्बिट लूं, k वाला शेल लूं, या इसको मैं शेल भी कह सकती हूँ, अगर मैं k शेल लूं तो k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर n की वैल्यू में 2 लूं तो मेरे पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2n² दैट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 3 है, m जो हमारे पास शेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2n² दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक ऑर्बिट में या एक शेल में, प्रिंसिपल शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास सिर्फ 2 ही रह सकते हैं। इसमें मेरे पास 8 रह सकते हैं, फिर 18 एंड अप टू सो ऑन हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसने एनर्जी के बारे में भी बताया। एनर्जी की जो इक्वेशन दी दैट वाज एनर्जी इज इक्वल टू -2π² z² me4 अपॉन n² h²। एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की? 2π कांस्टेंट है, z² क्या हुआ? एटॉमिक नंबर हुआ जो स्पीशीज हम ले रहे हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, n² हुआ कौन से प्रिंसिपल शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रिंसिपल शेल का नंबर है ये, एंड h² इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमने अभी लिखी थी, दैट वाज 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और एनर्जी की क्या यूनिट्स थी? किलो जूल पर मोल। इस तरह से जो है वो एनर्जी के बारे में पता चला। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सिर्फ हमें प्रिंसिपल शेल्स के बारे में जो है बताता है, K L M N अप टू सो ऑन। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में कितने हो सकते हैं? दैट इज 2n²। ये जो फर्स्ट शेल होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एनर्जी शेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो अपने लेवल्स जो है जंप करके हायर एनर्जी शेल्स में जो है वो जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट
दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसे सब्सिडरी या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर भी जो है वो कहा जाता है। सेकंड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नॉट प्रिंसिपल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या हम इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, या फिर हम इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। ये डिनोट किया जाता है हमारे पास एल से, स्मॉल एल से। ये सोमरफेल्ड ने दिया था। और ये बताता है इलेक्ट्रॉन के शेप के बारे में, इलेक्ट्रॉन के सब शेल की शेप के बारे में। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक प्रिंसिपल शेल में घूम रहा है, उस प्रिंसिपल शेल में भी सब शेल्स होंगे जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। वो क्या सब शेल्स है, उनकी कैसी शेप्स होती हैं, वो हमें बताता है एजीमुथल या फिर हमारा सब्सिडरी या एंगुलर क्वांटम नंबर। ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और एल की वैल्यू कहाँ से रेंज करती है, एन की हर वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन द वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम 0 टू n-1। यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए सबसे कम वैल्यू क्या होगी, n की 1 होगी। n की 1 वैल्यू के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक जो है वो वैल्यू उसकी हो सकती है। देखते हैं किस तरह से हो सकती है और क्या उसकी शेप होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास के। यहाँ पे n की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे के शेल आ जाएगा, n की वैल्यू होती है 1, l आ जाएगा, n की वैल्यू होगी 2, m आ जाएगा, n की वैल्यू होगी 3, n आ जाएगा, n की वैल्यू होगी 4। ये ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में डिवाइड कर देंगे, सब शेल्स में डिवाइड कर देंगे। शेल के सब शेल, सब क्या होता है उसका नीचे वाला, तो शेल्स को हमने किस में डिवाइड कर दिया, सब शेल्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि किसी भी n के एक वैल्यू के लिए उनकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी। ठीक है, मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन की n का नंबर जो है वो सेम है, पर उनकी एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट होगी। वो एनर्जी डिफरेंट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड होंगे उनके सब शेल्स में। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स का जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, डिफरेंट वेव फंक्शन में जो है उनका आंसर आएगा। तो इसलिए हमें क्वांटम नंबर्स, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो उन शेल्स को सब शेल्स में जो है डिवाइड कर देता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। मान लो कि n की वैल्यू उनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 ही है। ठीक है, चलो 1 ही ले लेते हैं ना। 1 जब थी तभी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, है ना हमारे पास 2n² से। लेकिन उन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में जो है वो डिवाइडेड होंगे। अब n की वैल्यू के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 है तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या होती है, n-1, तो यहाँ पे कितनी होगी 1-1 0। यहाँ पे 2 है तो क्या होगी 0 हो सकती है, या फिर 0 से रेंज कर रही है ना, 0 2, तो 0 बीच में जितनी भी होंगी n-1 तक 0 हो सकती है, 2-1 1 हो सकती है, 3 होगी तो 0 होगी, 1 होगी और n-1 कितनी होगी 2, n-1 होगी तो 0 1 2 और 3। ये जो 0 है, जब L की वैल्यू 0 होती है तो उस सब शेल को हम कहते हैं S सब शेल। कौन सा सब शेल होगा वो, S सब शेल। जब हमारे पास L की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे P सब शेल। ठीक है, जब L की वैल्यू 2 होगी उसको हम बोलेंगे D सब शेल, और जब L की वैल्यू 3 होगी उसको हम बोलेंगे F सब शेल। अब देखो S P D F हमारे पास 4 सब शेल आ गए, यानी कि एक ही शेल में जहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपने सब शेल्स में रोटेट करेंगे अपनी एनर्जी के हिसाब से, और वो सब शेल्स कौन से हैं, S P D और F हैं। ठीक है, S P D और F। अब इसके आगे हम लगा देंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1s। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है
2 है तो यहाँ पे s भी तो है मेरे पास, s सब शेल भी तो है, n की वैल्यू जब 2 है तो वहां पे s सब शेल भी प्रेजेंट होगा, तो ये आ जाएगा 2s और 2p। उसके बाद जब n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास 0 भी है, 1 भी है, s सब शेल भी है, p भी है और d भी है, तो ये आ जाएगा 3s 3p एंड 3d। और यहाँ पे देखो 4 है तो ये आ जाएगा 4s देन 4p देन 4d एंड देन 4f। तो इस तरह से जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो शेल्स को अपनी एनर्जी के हिसाब से जो है वो सब शेल्स में डिवाइड कर देता है। सब शेल्स में डिवाइड कर दिया ना, एस पी डी एफ सब शेल्स में जो है हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको और जो है इलेबोरेट करके देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ जो है वो आ गया होगा। एक तरफ हम लिखेंगे n की वैल्यूज और एक तरफ हम लिखेंगे l की वैल्यूज। देखो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। हम देखते हैं अब हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्या पर्पस है हमारा ये लिखने का। n की वैल्यू 5 तो काफी है। यहाँ पे l की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगी l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2, 3, चलो 4 तक लिख लिया हमने। ठीक है, n की वैल्यू जब 1 होगी और l की वैल्यू 0 होगी, 0 है तो यानी कि s सब शेल होगा और n की वैल्यू 1 है तो 1। जब n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास क्या था, 2s एंड 2p। l की वैल्यू 1 है ना तो 1 सब शेल कौन सा था, p था, और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लगा दी 2। अब n की वैल्यू 3 है और हमारे पास l की वैल्यू है अब 2, तो 2 किसकी वैल्यू, 2 कौन सा सब शेल था, d सब शेल था ना, तो 3s 3p और 3d। फिर l की वैल्यू जब 3 थी हमारे पास, n की वैल्यू 4 थी तो 4s 4p 4d एंड 4f। इस तरह से आ गया। फिर हमारे पास आ जाएगा 5s 5p 5d 5f और ऐसे अप टू सोन 5g। फिर जब 6 आ जाएगा ना यहाँ पे तो 6h भी जो है हमारे पास चला जाएगा। तो ये 1 2 3 ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये s हमें कहाँ से, सब शेल की कहाँ से हमें पता चल रही है, क्या शेप होगी वो हमें पता चल रही है हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर से। 0 है तो s सब शेल होगा, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, 3 है तो f होगा और 4 है तो g होगा। ठीक है, और बाकी जो है बाकी ये तो आ गए ना हमारे पास, देखो s p d f और g। और ये कौन सी रेंज कर रही है, 0 से रेंज करते हैं ना, 0 to n-1 होते हैं, 0 to n-1। तो ये आ जाएगा 1 3 4 एंड 5। उस तरह से आगे 0 to n-1, तो 0 के लिए आ जाएगा, फिर 0 to n-1, 2 के लिए आ जाएगा 0 1, फिर 0 1 2 एंड 0 1 2 3, दैट इज s p d एंड f। तो ये थे हमारे क्वांटम नंबर। अब आप मुझे बताओ कि क्या मेरे पास 2d सबशेल एग्जिस्ट करेगा, 2d सबशेल क्या मेरे पास एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे 2d क्यों नहीं लिखा मैंने, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से कम होगी। l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से कम होगी। यहाँ पे अगर मैं 2d लिख देती तो यहाँ पे l की वैल्यू और n की वैल्यू तो सेम हो गई, वो सबशेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि l तो हम लिख रहे हैं ना n-1 है, उससे कुछ माइनस हो रहा है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा ही कम आएगी। आई एम राइटिंग दैट l इज इक्वल टू n-1। जब मैं ऑलरेडी कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ उस चीज से तो वैल्यू तो मेरे पास l की हमेशा ही जो है वो कम आएगी। l की जो वैल्यू है वो हमेशा n से कम होती है, इसलिए 2d ऑर्बिटल मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3f होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3, क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 3 भी मेरे पास, उसकी भी वैल्यू 3 और f सब शेल की वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3, तो वो मेरे पास सब शेल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये थी कहानी हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या हम कह सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर की। l से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू रेंज करती है 0 to n-1। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पहले एंगुलर क्वांटम नंबर की एक और चीज रह गई कि
एंगुलर क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है इलेक्ट्रॉन के। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम कब यूज करते हैं? जब किसी भी चीज का कोई सर्कुलर मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे है? सर्कुलर मोशन है ना, सर्कल में घूम रही है वो, तो कोई मोमेंटम भी होगा, किसी मोमेंटम में है वो, है ना, टॉर्क लगती है उस पे। और एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोई ना कोई एंगल जो है वो हमेशा ही जो है वो उसके साथ बना रहा होगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो है जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। और क्या वैल्यू होती है? इलेक्ट्रॉन में रोटेशनल मोशन है तो उसके कारण उसमें एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, दैट इज एल प्लस 1 अंडर रूट h अपॉन 2 पाई। एक बात देख लेते हैं l की हर वैल्यू के लिए। l की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। l की वैल्यू 0 भी तो आएगी s सब शेल के लिए, है ना। s सब शेल होगा तो l की वैल्यू क्या होती है? 0। p सब शेल के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। फटाफट से पुट करके देखते हैं। l की वैल्यू 0 तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगुलर क्वांटम नंबर h अपॉन 2 पाई। फिर l की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो यहाँ पे 1 और 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? √2 h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। फिर l की वैल्यू 2 पुट करके देखो तो 2 + 1 3 आ जाएगा, √3 h अपॉन 2 पाई। फिर 3 पुट करके देखो तो 3 l की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 2 पुट की तो 2 यहाँ भी तो आया और 2 + 1 है ना, 3 2 = 6, √6 h अपॉन 2 पाई आ जाएगा। और हमारे पास जब हमने l की वैल्यू फिर 3 पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा √12 h अपॉन 2 पाई। इसको एक बार एग्जाम में आया था तो √12 की जगह इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। एक तो पेयर बन गया ना, तो इसको 2√3 h अपॉन 2 पाई भी जो है वो लिख सकते हैं। ये आगे एंगुलर क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज √L, l+1 h अपॉन 2 पाई। L क्या है यहाँ पे? हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो पता चल रही है।